एपिसोड 841 सुमेर की बेबसी। ध्रुव ने जब महादेव की पत्नी को दिलासा दिया तब उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, लेकिन वो एकदम गुस्से से बोली, तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे पति के कातिल को सजा दिलाने में मेरा साथ दोगे। इससे पहले कि ध्रुव कुछ कहता विवेक बोला, मैं न सिर्फ एक इंस्पेक्टर होने के नाते बल्कि एक इंसान होने के नाते भी आपसे वादा करता हूँ कि महादेव के कातिल को सजा दिलाने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आप निश्चिंत रहिए। ध्रुव ने विवेक से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक ही रिक्वेस्ट थी। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो इसी वक्त भाभी के उनके मायके जाने की व्यवस्था करवा सकते हैं। मतलब पुलिस के साथ नहीं, क्योंकि अगर ये पुलिस के साथ जाएंगी तो कुछ अलग ही सीन क्रिएट हो जाएगा। अगर कोई इनके साथ नॉर्मली जा सके, जो सुरक्षित इनको इनके मायके तक पहुंचा सके तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। विवेक ने कहा, हाँ तुम परेशान मत हो, मैं खुद सिविल ड्रेस में इन्हें अपनी पर्सनल गाड़ी में जाकर छोड़कर आऊंगा। किसी को कानो कान कोई खबर नहीं पहुंचेगी और उसके बाद जैसा हमने प्लान किया है सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा। ध्रुव बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक ने कहा, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मैं जैसे ही कल इन्हें छोड़कर आऊंगा मैं तुम्हें कॉल करूंगा मुझसे मिलना। मुझे तुमसे बहुत कुछ पूछना है। विकी ने कहा, आपको अब भी इससे बहुत कुछ पूछना है? ऐसा क्या पूछना है? इस बात पर विवेक ने कहा, ध्रुव अच्छे से समझ गया है कि मैं उससे क्या जानना चाहता हूँ। ध्रुव ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ, अब वैसे भी हमारे बीच छुपाने जैसा कुछ नहीं रहा है। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। एक बार आप इन्हें इनके मायके तक पहुंचा दीजिए, उसके बाद सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो जाए, फिर हम बात करेंगे। विवेक ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर निम्मो भाभी से बोला, मैं थोड़ी देर बाद लौटता हूँ, तब तक आप अपने मायके जाने के लिए तैयार रहिएगा। इतना कहकर विवेक लौट गया। तारा ने निम्मो को हौसला देते हुए कहा, मैं आपकी कुछ मदद करूं? कुछ सामान वगैरह? निम्मो रोती हुई बोली, जिसका पूरा घर पूरा संसार ही उजड़ गया हो, वो सामान लेकर कहाँ जाएगा? मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेकर जाना। निम्मो की आवाज में जो दर्द था उसे वो सब महसूस कर पा रहे थे। सबकी आंखें भीगी हुई थी, लेकिन विधि का विधान था कि जो जाता है वो लौट कर नहीं आता, और इसके बारे में ध्रुव चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। ध्रुव, विक्की, तारा, छलावा वहीं रुके रहे। थोड़ी देर बाद विवेक वापस आया और निम्मो भाभी को लेकर वहां से निकल गया। निम्मो भाभी के जाने के बाद ध्रुव भी अपने दोस्तों के साथ घर लौट आया। घर पर अनन्या, रूप और चेरी उनका इंतजार कर रही थी। ध्रुव ने पूछा, तुम लोग कब से जगे हुए हो? अभी तक सोए क्यों नहीं? अनन्या बोली, तुम सबके सब बाहर थे, बल्कि तारा और विक्की भी बिना बताए चले गए, तो हम भला सो कैसे सकते थे? वैसे तुम लोग थे कहाँ, ये तो बताओ। और तुम्हारा तो समझ में आता है कि तुम्हें पुलिस ने पुलिस स्टेशन में बुलाया था, लेकिन विक्की और तारा कहाँ गए थे? इन्होंने कहा कि तुमने इन लोगों को अर्जेंट बुलाया है। कहाँ बुलाया था? ध्रुव बोला, वो दरअसल बात यह है कि निम्मो भाभी से पुलिस कुछ पूछताछ करना चाहती थी। वो उनके घर आई थी। अब क्योंकि एक लेडी के साथ कोई मेल पुलिस वाला पूछताछ करे ये सही नहीं लगता ना। कोई लेडी कांस्टेबल भी मौजूद नहीं थी, इसलिए इंस्पेक्टर विवेक ने कहा कि हम अपने किसी दोस्त को बुलवा लें जो पूछताछ के वक्त निम्मो भाभी के साथ मौजूद रहे। इसलिए मैंने तारा को बुलवा लिया था। अनन्या ने कहा, तो अब सब ठीक है? ध्रुव बोला, हाँ सब ठीक है, और एक दुख की बात भी हुई जो नहीं होना चाहिए था। अनन्या ने तुरंत रिएक्ट किया, क्या हो गया? सब ठीक तो है? ध्रुव ने कहा, वैसे तो ठीक ही है, लेकिन निम्मो भाभी इन सबसे इतनी परेशान हो गई है कि वो अपने मायके जा रही है। वो कह रही थी कि उन्हें इन सब में नहीं पड़ना। वो बता रही थी कि किसी ने आकर उन्हें बताया कि उनके हस्बैंड शमशान में हैं और अघोरियों की संगत में पड़ना चाहते हैं। दुनियादारी से उनका मोह उठ गया है और इस बात से उन्हें इतनी तकलीफ हुई कि अब वो अपने पति के लिए लड़ना ही नहीं चाहती हैं। इसलिए वो अपने मायके वापस जाना चाहती हैं। अब वो अपने बच्चों के साथ वहीं रहेंगी। ये सुनते ही अनन्या के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन फिर वो तुरंत ही सीरियस होकर बोली, अरे ये तो बहुत दुख की बात है। ऐसे में तो महादेव के कातिल को कभी सजा नहीं मिलेगी। तुमने उन्हें समझाया नहीं? ध्रुव ने कहा, बहुत समझाया, लेकिन वो मानी ही नहीं। उनका कहना है कि जो पति उन लोगों को छोड़कर दुनियादारी से विरक्त होना चाहता है, उसके लिए वो अपने बच्चों की जिंदगी क्यों बर्बाद करे? भला अपने बच्चों को तकलीफ में कैसे रहने दे सकती है? ठीक है, खैर चलो, तुम लोग भी हाथ मुंह धो लो और रेस्ट करो। ध्रुव, अनन्या के चेहरे की खुशी बन चुके हो और सुमेर अपनी चाल में कामयाब हो गया है। लेकिन ध्रुव भी मन ही मन मुस्कुराता हुआ बोला, अब हुई है शुरुआत, अब तुम देखते बहस कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ सुमेर खुशी से पागल हुआ जा रहा था कि आखिरकार उसने महादेव वाले मुद्दे को क्लोज कर दिया। अब जाहिर बात थी कि जब महादेव खुद ही सामने आ गया था तो भला उसकी मौत का इल्जाम सुमेर पर लग ही नहीं सकता था,
और पुलिस चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन बेचारे सुमेर को तो दूर दूर तक इस बात की खबर नहीं थी कि उसके सिक्कों में पुलिस पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी थी और काफी कुछ को तो वो अपनी आंखों से देख भी चुकी थी। लेकिन सुमेर के लिए अब उसकी माँ की मुसीबत अभी भी उसके सर पर मंडरा रही थी, जो कि उससे उसकी हवेली छीनने पर तुली हुई थी। और वो किसी भी कीमत पर अपनी हवेली को छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि ये हवेली सिर्फ उसकी पुश्तैनी हवेली नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी काली दुनिया थी। उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत इसी हवेली के इर्द गिर्द थी, या यूं कह सकते हैं कि उसने इस हवेली के इर्द गिर्द एक अलग सा संसार बसा कर रखा था, जिसका राजा या भगवान वो खुद था। रात के समय सुमेर अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था और अगली खबर का इंतजार कर रहा था, जो उसे कुछ ही देर में मिलने वाली थी। वो जानना चाहता था कि वो महादेव वाले मामले में कितना कामयाब हुआ है कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमेर खुशी से उछलता हुआ मन में बोला, लगता है शुभ समाचार आ गया है। चलो इतने समय बाद ही सही कुछ अच्छी खबर तो मिली। ये सोचते हुए उसने दरवाजा खोला तो सामने उसकी माँ खड़ी थी। अपनी माँ को देखकर उसके होश उड़ गए। उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि दरवाजे पर उसकी माँ होगी, लेकिन फिर तुरंत ही वो नॉर्मल होकर बोला, आप यहाँ इस वक्त? क्या हो गया? ठकुराइन ने सुमेर की किसी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे उसके कमरे में आ गई। तभी सुमेर ने पीछे से बोला, ये क्या तरीका है? आपको किसी के कमरे में इस तरह बिना इजाजत के नहीं आना चाहिए। ठकुराइन पीछे पलटी और प्यार से सुमेर के पास आकर उसके गाल पर थपकी देती हुई बोली, मैं किसी और के कमरे में थोड़ी ना आई हूँ, मैं तो अपने प्यारे से बेटे के कमरे में आई हूँ, और मेरा प्यारा बेटा अपनी माँ को अपने कमरे में आने से थोड़ी ना रोकेगा, है ना? अच्छा चलो, अब अच्छे बच्चों की तरह अपना बैग निकालो। सुमेर ने कहा, क्या मतलब है? भला मैं अपना बैग क्यों निकालूं? ठकुराइन ने कहा, मैंने कहा ना अपना बैग निकालो। सुमेर चिढ़ता हुआ बोला, लेकिन क्यों निकालूं मैं अपना बैग? इस बार ठकुराइन ने उसी के लहजे में ऊंची आवाज में कहा, ताकि मैं उसमें तुम्हारा सामान भर सकूं। ये सुनकर सुमेर गुस्से से आग बबूला होता हुआ बोला, क्या मजाक है ये? भला आप मेरे सामान को मेरे कमरे से क्यों निकालेंगी? ठकुराइन ने कहा, लगता है मेरे बेटे की याददाश्त कमजोर हो गई है। अब जाहिर बात है पूरे दिन इतनी साजिशें करेगा तो उसी में सारा समय लगा रहेगा ना, और दिमाग पर तो असर पड़ेगा ही। तुम शायद भूल गए हो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इस हवेली के लिए मैंने जो फैसला किया है उसके बाद तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? इतना बोलते हुए ठकुराइन ने इधर उधर देखा और बोली, तुम इतनी आसानी से तो अपना बैग नहीं निकालोगे। कोई बात नहीं, मैं खुद ही तुम्हारा सारा सामान पैक कर देती हूँ। इतना कहकर ठकुराइन सुमेर की अलमारी की तरफ बढ़ी। जैसे वो सुमेर की अलमारी को खोलने लगी कि सुमेर ने एकदम से उनका हाथ पकड़ा और उन्हें पीछे धक्का देता हुआ बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को छूने की? अगर मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुधर गया हूँ या आपको बहुत मान सम्मान देने लगा हूँ। मैं अभी भी वही सुमेर हूँ, इस बात को भूलिएगा नहीं, और कोई मुझे आपको अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाने से नहीं रोक सकता। मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि आखिर आपके जो नए नए दोस्त बने हैं वो आपके लिए क्या करते हैं। बस इसलिए मैं खामोश हूँ। तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि मेरी खामोशी का गलत फायदा मत उठाइए और चुपचाप यहाँ पड़ी रहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, और इस बार आप मात्र कैद होकर नहीं रहेंगी, समझिए आप। अब निकलिए मेरे कमरे से। ठकुराइन एकदम ताकत लगाकर चीखते हुए बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत? इतना कहते हुए ठकुराइन ने चटक से एक थप्पड़ सुमेर के गाल पर दे मारा। ठकुराइन इतने जोर से बोली थी कि गेट से दरबान तक भागता हुआ आ गया था, और हवेली के बाकी नौकर जो सो रहे थे वो भी उठकर चले आए थे, और सब सुमेर के कमरे के बाहर जमा हो गए थे। ठकुराइन ने तिरछी नजरों से देखा और जैसे ही नौकरों को पाया तो उन्होंने सुमेर के गाल पर एक और थप्पड़ मारा। इस बात से सुमेर और ज्यादा बौखलाया और बोला, आपकी इतनी हिम्मत कि आपने मुझ पर हाथ उठाया? ठकुराइन बोली, मुझे तो बहुत पहले ही तुम पर हाथ उठा लेना चाहिए था, कभी हाथ नहीं उठाया, और देखो इसका नतीजा। आज तुम ऐसे बन गए हो। तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो लेकिन मुझे नहीं। अगर तुम अपनी माँ के साथ इतना बुरा बर्ताव कर सकते हो तो तुम बाकी लोगों के साथ क्या क्या करोगे? अरे मैंने तुमसे ऐसा भी क्या कहा कि तुमने अपनी माँ को ही धक्का दे दिया? मैंने तो बस यही कहा ना कि तुम ये कमरा खाली करके किसी दूसरे कमरे में रहने के लिए चले जाओ। हवेली में इतने सारे कमरे हैं, ये कमरा बड़ा है और छोटे बच्चों के हिसाब से सही रहेगा। मैं इस कमरे में बच्चों के हिसाब से सजावट करवा दूंगी ताकि बच्चे यहाँ मन लगाकर पढ़ सकें। लेकिन तुम पाली के सरपंच बनते हो, अपने आप को भावी नेता समझते हो, और लोगों की भलाई के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो। तुमसे ज्यादा नीच इंसान और कोई हो ही नहीं सकता सुमेर। मैं तुम्हारी माँ होकर तुमसे कह रही हूँ, तुम ना तो पाली के सरपंच बनने लायक हो और ना ही भावी नेता। सुमेर हक्का बक्का होकर अपनी माँ की तरफ देखता रहा, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि कोई उसे लगातार 2 थप्पड़ भी मार सकता था।
तभी उसकी नजर कमरे से बाहर गई, जहां पर नौकरों की पूरी फौज खड़ी थी और सब हैरानी से सुमेर की हालत देख रहे थे। और ये देखकर सुमेर अपमान से सुलग उठा था। वो गुस्से में अपनी माँ की तरफ देखने लगा। ठकुराइन ने धीरे से मुस्कुराते हुए बहुत ही दबी आवाज में कहा, अब क्या करोगे? अब तो तुम्हारी नौकरों ने वो भी सुन लिया जो तुम छुपाते आए हो, और ये बात अब पूरे पाली में फैलने में समय नहीं लगेगा। अब देख लो तुम्हें क्या करना है। ये सुनकर सुमेर का तो दिल कर रहा था कि क्या करे और क्या न करे, लेकिन वो चुप रहने के लिए मजबूर था।